नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लास्ट टाइम हमने किया कि किस तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं फॉर कैश। वो बहुत ही सिंपल से थे, या तो लमसम में आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट में, यानी कि या तो आप एक ही बार में पेमेंट दे रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट को रिसीव कर रहे हो। एक साथ पेमेंट रिसीव करना क्या कहलाता है, लमसम, और इंस्टॉलमेंट्स में हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के फॉर्म में कॉल करते हैं पैसा। अब ये है कि हम यहाँ पर कैश में इशू नहीं कर रहे हैं अपने डिबेंचर्स, हमने या तो कोई एसेट वगैरह परचेज किया या किसी का बिजनेस परचेज किया और बदले में पैसा ना देकर हमने उन्हें अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए, ठीक है। तो जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए हैं फॉर दी पेमेंट पर्पस, ठीक है। बिल्कुल यही सेम टॉपिक आपने शेयर कैपिटल में भी पढ़ा है, बस क्या चेंज करना है, शेयर कैपिटल की जगह पे डिबेंचर्स लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर परचेज ऑफ एसेट। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया तो आपके पास एसेट आया, तो इसलिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर आपको नेम दे रखा होगा एसेट का तो आप नेम ही यूज करोगे। टू वेंडर्स अकाउंट, यानी कि जिससे भी आपने परचेज किया होगा, ये आपका सप्लायर है जिसने आपको सामान बेचा है। अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है तो जब बिजनेस परचेज करते हैं तो सारी चीजें हमारी होती है, एसेट्स के साथ साथ हमारी लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो एंट्री आ जाती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर्स अकाउंट। लेकिन इसके अलावा मैंने दो चीज और लिखी है और स्टार मार्क किया है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमने नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर बिजनेस को परचेज किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने बिजनेस प्रॉफिट पे परचेज किया है, और वो कब होगा, जब एसेट ज्यादा होंगे और लाइबिलिटीज कम होगी। दैट मींस जब आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड छोटी होगी। तो ऐसे में अगर कभी आपको डिफरेंस दिखे कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड कम आ रही है, दैट मींस आपके प्रॉफिट पे वो बिजनेस है, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है आपको। तो ऐसे में वो डिफरेंस कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। कब, जब डेबिट बड़ा होगा क्रेडिट से। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही होती है और डेबिट साइड छोटी, तो फिर से वही बात अराइज होती है कि क्या लॉस में खरीदा है बिजनेस, नहीं, हम लॉस में क्यों ही खरीदेंगे बिजनेस को। इसका मतलब ये है कि हमने उनकी गुडविल भी परचेज की है, तो यहां पर वही डिफरेंस आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, गुडविल अकाउंट में, ठीक है, क्लियर। ये तो चलो हमने बिजनेस खरीद लिया, एसेट खरीद लिए। अब कई बार हम कुछ पेमेंट दे देते हैं और बाकी के लिए डिबेंचर्स दे देते हैं। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, चेक के थ्रू या फिर किसी ड्राफ्ट के थ्रू, तो एक ये एंट्री भी आपको करनी पड़ सकती है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेबल, जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग। अब बारी आती है डिबेंचर्स को इशू करने की। हमें पता है कि हम डिबेंचर्स तीन तरीके से इशू कर सकते हैं, या तो पार, या प्रीमियम, या डिस्काउंट। पार का मतलब है जितने का था उतने में दे दिया, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। प्रीमियम पे दिया, यानी कि 100 का डिबेंचर 110 में दे दिया है, फायदे में दिया, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट अगर वहीं पे 100 का डिबेंचर आप 90 पे दे रहे हो, नुकसान में दे रहे हो ना, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब इसी के साथ ये भी सीखना होगा कि कितने डिबेंचर्स दिए। अगर क्वेश्चन दे देता है कि कितने डिबेंचर्स दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं दे रखा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन। कहाँ आती है परचेज कंसिडरेशन, ये जो वेंडर को आपने पेमेंट देनी होती है वही तो होती है आपकी परचेज कंसिडरेशन, कि कितने का आपने वो बिजनेस खरीदा या कितने आपको पैसे भरने हैं उसको। तो परचेज कंसिडरेशन स्लैश अमाउंट टू बी पेड अपॉन में इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। अब फिर से ये बात समझाना चाहूंगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इश्यू प्राइस। नॉमिनल वैल्यू जितने की वो चीज है, इश्यू प्राइस जितना आपने मार्केट में दिया उसको। तो अगर पार के केस है तो नॉमिनल वैल्यू और इश्यू प्राइस तो बराबर होती है, बट अगर प्रीमियम का केस है तो आपको नॉमिनल वैल्यू में पहले क्या प्रेस करना पड़ेगा, प्रीमियम, तब जाके आप यहाँ लिखोगे। डिस्काउंट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को नॉमिनल वैल्यू में से माइनस, तब आपकी इश्यू प्राइस आएगी, ठीक है। एंट्रीज क्लियर हो गई, पुराने कॉन्सेप्ट था, रिवाइज हो गया। क्वेश्चंस कर लेते हैं। B Limited issued 9% debentures of 100 each at a premium of 20% to vendor for purchase of plant costing ₹6 lakh। यहाँ पे उन्होंने बोला गया कि B Limited ने 9% डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है पर 20% का प्रीमियम भी है। और क्यों हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं वेंडर को, क्योंकि हमने उनसे एक एसेट खरीदा है 6 लाख रुपए का। पास एन एसेट जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट मेड टू द वेंडर्स। तो यहाँ पर आपने क्योंकि सिंपल एक एसेट खरीदा और उस एसेट का आपको नाम भी दे रखा है, तो फर्स्ट एंट्री एसेट खरीदना, एसेट आया आपके पास तो डेबिट होगा, तो आप करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम सिंपल वेंडर लिखेंगे। कितने का आपने एसेट परचेज किया है, 6 लाख रुपए का।
अब उन्होंने कहा है इस 6 लाख रुपए के बदले में आप क्या दे रहे हो, अपनी कंपनी के कुछ डिबेंचर्स दे रहे हो, और वो भी प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे डिबेंचर्स जब इशू किए जाते हैं तो एंट्री जाती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है हमारे पास, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम पे है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आपको पैसे कितने देने उन्हें, 6 लाख रुपए। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि आपको कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने प्रोवाइड किए, नहीं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कितना पैसा भरना है, 6 लाख। 100 रुपए का एक डिबेंचर है बट 20 रुपए का प्रीमियम भी है क्योंकि 20% प्रीमियम है। तो यहां पर आ गया ये 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 विच इज इक्वल्स टू 5000 डिबेंचर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे तो जाएगा 5000 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 5 लाख, और यहाँ पे जाएगा 5000 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 1 लाख। बस हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाइए अब आप 18th क्वेश्चन पे दी। Ananya Limited purchased an established business for rupees 2 lakh, payable as 65,000 by check and the balance by issuing 9% debentures of 100 each at a discount of 10%. अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने किसी का बिजनेस खरीदा है। अब बिजनेस जो खरीदा तो उनके एसेट्स हमारे होते हैं, लाइबिलिटीज भी हमारी होती है, बट ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। क्या आपको वेंडर का नाम दे रखा है कि आपने किससे खरीदा है, नहीं, उन्होंने लिखा कि सिर्फ हमने बिजनेस खरीदा, उसके आगे उन्होंने क्वेश्चन लिखा तो टू वेंडर ही लिख दिया हमने। कितने का बिजनेस खरीदा है, 2 लाख। आपने 2 लाख का बिजनेस खरीदा है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने आपको कुछ टर्म्स बताई कि आपने पेमेंट कैसे करी है। उन्होंने कहा 65,000 तो हम चेक से देते हैं, बाकी के लिए डिबेंचर्स दे देंगे। आप चाहें तो कंबाइन एंट्री कर सकते हैं और चाहे तो अलग एंट्री भी कर सकते हैं। कंबाइन करते हैं, अब हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप हो चुका है। तो भाई वेंडर्स अकाउंट डेबिट कितना पैसा देना है, 2 लाख हमें देना है 2 लाख टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक दिया, कितने का दिया 65,000। रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 2 लाख माइनस 65,000 1,35,000। अब 1,35,000 के लिए जब आप डिबेंचर्स दे रहे हो ना, तो कितने डिबेंचर्स दे रहे हो आप, 9% डिबेंचर दिए जा रहे हैं, वो भी डिस्काउंट पे। और आपको पता है कि डिस्काउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बट स्टिल मुझे नहीं पता कि कितने डिबेंचर्स, तो निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट है हमारे पास, कितना पैसा भरना है, नहीं सॉरी 135। जी हाँ। अब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन तो 2 लाख था, लेकिन क्योंकि आपने 65,000 पे कर दिए तो अब आपको कितने पे करने हैं, 1,35,000। 100 रुपीज का डिवेंचर है लेकिन 10 रुपए का डिस्काउंट भी तो है। तो यहाँ पे आया 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90 विच मीन्स 1,500 डिवेंचर्स। तो आप डिवेंचर्स में लिखेंगे 1,500 इंटू 100 यानी कि 1,50,000, और इधर डिस्काउंट में जाएगा 1,500 इंटू 10 यानी कि 15,000। तो दोनों साइड का टोटल 2,15,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है अब, X Limited purchased assets of the book value 4 lakh and took over the liabilities of rupees 50,000 from Mohan Brothers। यानी कि एक बिजनेस खरीदा गया जिसमें 4 लाख के एसेट्स रहे और लाइबिलिटीज रही आपकी 50,000 की। इट वॉज अग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000, और ये पूरा बिजनेस हमने सेटल कर लिया था 3,80,000 रुपए में बाय इशूइंग द डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, और हमने 100 रुपीज ईच का एक डिबेंचर रखा। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। नीचे लेकिन एक और लाइन लिखी हुई है, इट वॉज अग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। अगर डिबेंचर्स फ्रैक्शन में आ रहे हो तो कैश में पे कर देना। पहले तो आपको एक कॉमन एंट्री करनी है, किस चीज की, एसेट्स और लाइबिलिटीज जो आपने बिजनेस टुक ओवर किया। तो यहाँ पे सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 4 लाख। हमारे पास 4 लाख के एसेट्स, और इधर लिखेंगे आप टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज थे हमारे पास
सिर्फ 50,000 की। हमने जिस वेंडर से ये खरीदा है 3,80,000 में सेटलमेंट हो गई है और उस वेंडर का नाम हमारे पास है मोहन ब्रदर्स। 3,80,000 में ये काम हो गया। अब आप देखो जरा डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है क्या? नहीं। आप इधर देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है 4,30,000 जबकि डेबिट साइड में सिर्फ 4 लाख है। तो इसका मतलब ये जो 30,000 का डिफरेंस है, याद आ रहा है किस में ट्रांसफर करना है? तो ये हमारे डेबिट का डिफरेंस कहां ट्रांसफर किया आपने? गुडविल में। अब उन्होंने हमसे कहा है कि 3 तरीके से आपको डिवेंचर्स को इशू करना है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पहले ये तो निकालते रहेंगे हम कि कितने कितने डिवेंचर्स हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो एंट्री करने का है, तो पहले एंट्री कर लेते हैं। अगर पार का केस होगा तो एंट्री जाएगी हमारी मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अगर पार का केस है तो हमने सिंपली एंट्री करी। बट मुझे अभी भी नहीं पता कि यार कितने डिवेंचर्स मुझे इनको अलॉट करने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो पैसा कितना देना है। पैसा देना है 3,80,000, लेकिन एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो कितने डिवेंचर्स हो गए? 3,800 डिवेंचर्स। तो ठीक है, 3,800 डिवेंचर्स हो गए और 3,80,000 इनके पूरे हो गए। नेक्स्ट, अगर डिस्काउंट का केस देखें तो डिस्काउंट के केस में मोहन ब्रदर्स डेबिट और डिस्काउंट, हाँ, क्योंकि डिस्काउंट का केस है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट अकाउंट, डेबिट लिखेंगे आप, टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब फिर से वही बात आई कि भाई मुझे नहीं पता कि कितने डिवेंचर्स है, तो आपने यहां पर भी कितना पैसा देना है? 3,80,000 देना है। 100 रुपए का एक डिवेंचर है। डिस्काउंट कितना है? 10%। आपको सिर्फ 10 रुपए कम देने हैं पर डिवेंचर के हिसाब से, तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 90। अब आप अगर इसे सॉल्व करें तो बताइए जरा क्या आएगा? अरे आपके 4,222.222 इस तरीके से आता चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि डिबेंचर्स ना कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं दिए जा सकते। डिबेंचर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको तोड़ कर दिया जा सकता हो। तो आपने यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से कम है तो उतना ही रहने देना है, बट अगर 5 से बड़ा होगा तो आप एक ऐड ऑन कर देना। तो अब यहाँ पर आप इसको एज इट इज रहने देंगे और ये हो जाएगा 4,222 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा? 4,22,200। वहीं पे आपने मोहन ब्रदर्स को कितना पैसा देना है? 3,80,000। और अगर डिबेंचर्स का डिस्काउंट निकालूं तो ये हो जाएगा 42,220। अब आप मुझे बताओ आपको कहीं डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप देखो इधर का जो टोटल है वो 20 रुपए ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उस फ्रैक्शन को एडजस्ट करना कैश में। अब 20 रुपए के लिए तुम क्या करोगे? उधारी थोड़ी करोगे। उन्होंने कहा जो डिफरेंस आ रहा हो फ्रैक्शन की वजह से उतना कैश में डील कर लेना। तो हमने सीधे सीधे 20 रुपए कैश में पे कर दिए, ठीक है। अब यही चीज हमें प्रीमियम के टाइम पे भी ध्यान रखनी है। तो पहली एंट्री मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगेन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे भाई 3,80,000 रुपए हमें देने हैं। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, फिर से प्रीमियम कितने का है? 10 रुपए का। तो ये हो गया 3,80,000 डिवाइडेड बाय 110। अब यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया 3,454.54 ऐसे आ रहा था, बार बार 54 रिपीटेडली आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे इतने ही डिवेंचर्स रहने दिए हैं। अब यहाँ पर डिवेंचर्स तो हमें मिल गए हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे 3,454 इंटू 100 तो ये आ जाएंगे आपके 3,45,400। आपको पैसा देना था कितना? 3,80,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए भी चेक करोगे 3,454 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 34,540। अब फिर से अगर आप टोटल चेक करें तो आपकी क्रेडिट साइड 60 रुपए से कम आ रही है। उधर 3,80,000 है, इधर उसमें ही 60 रुपए कम आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? टू कैश अकाउंट 60, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं था, बस ये चीज मुझे आपको समझानी थी कि अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाता है तो इस तरीके से वो नहीं भी बोलते ना, वैसे उन्होंने स्टेटमेंट लिख दी थी, वो नहीं भी बोलते तो भी आपको यही काम करना था। और तीनों केसेस में फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22, Rama Limited took over the following assets and liabilities of Krishna Limited on 1st April 2019। अब आपको देखो ऐसा नहीं है कि आपने एसेट्स वाले क्वेश्चन किए नहीं है, यहां पर एक साथ एसेट्स की वैल्यू ना देकर आपको अलग अलग एसेट्स दे दिए हैं, ठीक है। बाद में लिखा है द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 60 लाख वाज पेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच
एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 60 लाख रुपए में आपने इस बिजनेस को परचेज किया और 12% डिबेंचर्स दिए प्रीमियम पे, ठीक है। तो सिंपल है। अब देखो जितने भी हमारे पास एसेट्स थे वो हमने डेबिट कर दिए हैं और जो लाइबिलिटी थी हमने क्रेडिट कर दी। अब जो हमारा वेंडर है, वेंडर का नाम क्या है? कृष्णा लिमिटेड। तो आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे कृष्णा लिमिटेड, सेटलमेंट हुई है 60 लाख रुपए में। अब आप खुद देखो डिफरेंस दिख रहा है, इधर 67 लाख है और इधर 65 लाख है। तो इसका मतलब कितने से डिफरेंस आ रहा है? 2 लाख से डिफरेंस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। अच्छा, अगर क्रेडिट का डिफरेंस हो तो उसे क्या बोलते हैं? अगर क्रेडिट में यही डिफरेंस आता तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अच्छा, अब हमने कैसे दिए ये 60 लाख रुपए? हमने दिया है बदले में अपने डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स है हमारे, और वो भी किस पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। बट अभी भी हमें ये नहीं पता कि कितने डिबेंचर्स दिए। तो परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख का, 100 रुपए का एक डिबेंचर है प्रीमियम, 30 रुपए का हुआ आपका प्रीमियम, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो कितने डिबेंचर्स आ गए? तो ये हो गए आपके 50,000 डिबेंचर्स। तो यहां आ जाएगा 50,000 इंटू 100 यानी कि 50 लाख, और यहां आ गया 50,000 इंटू 20 यानी कि 10 लाख। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। कहीं पे अगर प्रमोटर या आपका अंडर राइटर आता है तो उसके लिए शेयर्स के जैसा ही बिल्कुल आपको करना है। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर को पढ़ा था तो हमें ये पता चला था कि डिवेंचर्स को 3 तरीके से इश्यू किया जा सकता है, और वो 3 तरीके कौन से हैं? सबसे पहले तो कैश में, यानी कि हमने पब्लिक ऑफर किया और वहां पे पब्लिक अप्लाई कर रही है हमारे डिवेंचर्स के लिए, चाहे वो लमसम में हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो। दूसरा हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदते हैं या बिजनेस परचेज करते हैं या एसेट्स खरीदते हैं। अब तीसरा है कि हम डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इश्यू कर सकते हैं। अभी कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल, कि सपोज करो आपने किसी बैंक से 20 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है। अब 20 लाख रुपए के लोन के बदले में आपने अपने बिजनेस का एक प्लांट या मशीनरी आपने मॉर्टगेज कर दिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये बैंक्स वगैरह, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो आपसे एक एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड करते हैं कि भाई देखो आजकल इस तरीके से चल रहा है, वैल्यू डाउन जाती है एसेट्स की, आप हमें कोई एक एडिशनल सिक्योरिटी भी दो। तो ऐसे में अगर आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देते हो तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि जब आप एडिशनल सिक्योरिटी के लिए अपने डिबेंचर्स को देते हो। अब इन डिबेंचर्स के ऊपर उस बैंक का, इस डिबेंचर्स के ऊपर उस बैंक का राइट कब आएगा बताइए? क्या ये डिबेंचर्स उनके हो गए? नहीं, ये डिबेंचर्स उनके सिर्फ तभी होंगे जब, सबसे पहली बात तो जब हमने एज अ कंपनी, एज अ बोरोवर, हमने उनका लोन अमाउंट और उनका इंटरेस्ट पे ना किया हो, और हमारा जो प्राइमरी एसेट था, प्राइमरी एसेट मतलब सबसे पहला एसेट हमने क्या दिया था? प्लांट या मशीनरी, उसको पे करके भी, उसको सेल ऑफ करके भी अगर उनका पैसा नहीं पूरा हो पाता है तो ही सिर्फ उनका राइट बनेगा हमारे इन डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जस्ट हमने कह सकते हैं कि उनको एक श्योरिटी के लिए हमने ये डिबेंचर्स उनको दे दिया है। ठीक है, सो कोलेटरल का मतलब क्या है? इट इज द सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, कि जो भी आपने फर्स्ट सिक्योरिटी दी होगी उसके साथ एडिशन में आपने अपने डिबेंचर्स दिए हैं। ठीक है, अब एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी शो करने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। क्वेश्चन कह भी सकता है कि किस पर्टिकुलर मेथड से करो या नहीं भी कहता। अगर नहीं कहता है तो आपकी इच्छा है, आप किसी मेथड से कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन ने कह दिया पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट उसने लिख दी तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही मेथड में लेकिन बैलेंस शीट बनती है, ठीक, पर उसका एक एक्सट्रैक्ट। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड इज व्हेन द जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, कि आपने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी, और जर्नल एंट्री ना पास करने का सीधा सा मतलब है आपने अपनी बुक्स में इस कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी है। देखो, और जब कोई चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती है ना तो वो चीज कहीं पर भी शो नहीं की जाती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होती है तभी आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। आपको पता है ना, फर्स्ट स्टेप ही हमारा रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग की वजह से ही फिर आपकी क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन की वजह से समराइजेशन होता है और आगे का प्रोसेस होता है। जब रिकॉर्डिंग ही नहीं करी तो आगे का कुछ भी नहीं होता, तो उसको आप शो तो नहीं कर सकते, तो जब शो नहीं कर सकते तो फिर हम कर क्यों रहे बाकी सब कुछ?
अब कहीं ना कहीं तो लेकिन लिखना पड़ेगा, ऐसे तो भूल जाओगे कि आपने डिबेंचर्स दे रखे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उसके लिए आपको मैं मेथड बताऊंगी कि क्या करना है। इससे पहले आप एक फॉर्मेट देखो कि अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है, जनरल एंट्री तो पास नहीं करी लेकिन बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि लोन तो लिया है ना, लोन लिया इसका मतलब लाइबिलिटी तो है, और कौन सी वाली लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म। सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए दोगे क्या कोलेटरल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, सिक्योर्ड लोन्स के लिए ही आप कोलेटरल देते हो, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट का जस्ट एक एक्सट्रैक्ट शो कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर सिर्फ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज मेन हेडिंग लिखी। उसके बाद आप कौन से वाला पार्ट शो कर रहे हो इसके अंदर, सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी में भी सिर्फ कौन सा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या हम लिखेंगे वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे, ठीक है। तो पहले साथ साथ इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। A company took loan of rupees 4 lakh from Bandhan Bank Limited and issued 8% debentures of 4 lakh as a collateral security. हमने एक कंपनी से 4 लाख रुपए का लोन लिया, एक कंपनी ने बंधन बैंक लिमिटेड से 4 लाख रुपए का लोन लिया और बदले में अपने 4 लाख रुपए के 8% डिबेंचर्स दिए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एक्सप्लेन हाउ विल द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बी डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आप बताइए आप अपने बुक्स में इसको किस तरीके से इसके साथ डील करेंगे। उन्होंने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम इसको अपने फर्स्ट मेथड यानी कि व्हेन द जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड उससे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ का काम तो होगा बाद में, आप नोट्स टू अकाउंट्स पे आएंगे, आप यहाँ लिखोगे लोन फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड। आपने लोन लिया है 4 लाख का, ठीक है, इसके अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं है आपके पास, बट हाँ आपने इस लोन को सिक्योर करा रखा है, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आपने एंट्री पास नहीं करी तो आप कहीं और तो शो नहीं कर सकते, बट हाँ आपने इसके बदले में अपने डिबेंचर्स दिए, ये बात आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो आप इसके सिर्फ ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग। अब 4 लाख रुपए के डिबेंचर थे, तो डिबेंचर्स कितने हुए, उन्होंने ये नहीं बताया कि एक डिबेंचर कितने का है, तो जब नहीं बताते तो 100 रुपए का एक डिबेंचर मानते हैं, शेयर 10 का और डिबेंचर 100 का। तो जब 4 लाख को डिवाइड करोगे 100 से तो कितने डिबेंचर बनेंगे, 4000। तो आप ये लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग 4000 8% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। आपने ब्रैकेट में इस बात को शो कर दिया कि आपने इसके बदले में अपने 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स दिए हैं, ठीक है, ठीक है, आपने 8% डिबेंचर दे दिए। अब आपके पास और कोई तो लाइबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल कितना आ रहा है, 4 लाख। बस यही 4 लाख आपने यहाँ लिख दिया और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मेथड है व्हेन द जर्नल एंट्री इज पास, ठीक है। पहले में हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, लेकिन सेकंड मेथड है कि हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री करने का मतलब है कि आप रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग मतलब अपनी बुक्स में आप उस चीज को शो करोगे। तो अगर आपको इस मेथड से कोलेटरल को रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले, ये सब काम को भी करने से पहले आपको एक एंट्री पास करनी होगी। अगर लोन की एंट्री करनी है तो लोन की एंट्री तो आपको पता ही है क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया होगा। बट अगर आपने अपने डिबेंचर्स दिए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो आपको एक एंट्री करनी होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, जितने भी डिबेंचर्स होंगे, बीइंग डैश डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। नॉर्मली क्या आपने कहीं पर भी अब तक आपने जितना भी डिबेंचर वाला ये चैप्टर पढ़ा, क्या आपने कहीं पर भी डिबेंचर सस्पेंस सुना? या तो आपने देखा कि आपने डेबिट में बैंक को डेबिट किया, या जो भी कॉल का नाम था भाई अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, या फिर आपने ज्यादा से ज्यादा एसेट्स वगैरह के नाम सुने कि भाई हमने डिबेंचर्स के बदले में एसेट्स हुए। अब वहां पर हमें कुछ मिल रहा था भाई, अगर हम डिबेंचर्स दे रहे थे तो बदले में पैसा आ रहा था, या अगर हमने कोई एसेट खरीदा था तो हमने एसेट्स को डेबिट कर लिया। हमने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, जिसको आप कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस अकाउंट है, क्योंकि इस डिबेंचर का यूज अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये डिबेंचर अभी हमारी लाइबिलिटी नहीं बने हैं। नॉर्मली अब तक जितने भी हम क्वेश्चंस करते आए हैं वहां पर वो डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी थे, क्योंकि हमने या तो पब्लिक से पैसा ले लिया था या अपने वेंडर से हमने सामान खरीदा था। बट यहाँ पे तो हमने, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर हमने बैंक से लोन लिया है, लोन लेने के बदले में एक सिक्योरिटी दी तो है, ये तो कोलेटरल सिक्योरिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी बनेगा या नहीं बनेगा ये बात अभी सस्पेंस में है।
तो इसीलिए यहाँ पर हम एक न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज आप क्रेडिट कर रहे हो तो डेबिट तो करना ही पड़ेगा ना आपको डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक अपना अकाउंट ओपन किया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अभी ये सस्पेंस की बात है कि इन डिबेंचर का यूज होगा या नहीं होगा। यूज कब होगा? अगर हमने डिफॉल्ट किया इन पेमेंट और इन इंटरेस्ट और हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी पैसा पूरा नहीं कर पाई तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो सबसे पहले आप ये जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी। जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो नोट्स टू अकाउंट्स में देखने को मिलेंगे, जिसे हम अभी एक क्वेश्चन के साथ क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 से हम इसको क्लियर करते हैं। सो क्वेश्चन इज, बेस्ट बारकोड लिमिटेड took loan of rupees 5 lakh from a bank giving rupees 6 lakh 9% debentures as collateral security। आप एक बेस्ट बारकोड लिमिटेड कंपनी हो, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है किसी बैंक से, लेकिन बदले में 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स दिए हैं। अब 6 लाख रुपए के डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर मानोगे तो डिबेंचर्स कितने हुए? 6000। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। वही बात बोली उन्होंने कि आपको अब जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड मेथड हो गया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने एंट्री पास करी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। अमाउंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसके अंदर, कितना? 6 लाख। अब मैं यहाँ पे आपको नरेशन भी लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। आप लिखेंगे बीइंग 6000 और परसेंटेज भी हमारे पास अब 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर है, तो बीइंग 6000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच issued as collateral सिक्योरिटी। ठीक है, नरेशन लिख दी। अब इसको यहां कैसे शो करेंगे आप, वो मेन चीज है, इंपॉर्टेंट ये है, लोन फ्रॉम बैंक। अब यहां पर ना हमारे पास लिखा नहीं है कि बैंक का नाम क्या है, तो सिंपली आपने लोन फ्रॉम बैंक लिखा। कितना लोन लिया आपने? 5 लाख का। ठीक है, अब आपने एंट्री करी है तो आपको इसको यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा। डिबेंचर्स भी तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, तो यहां आप लिखोगे 6000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। लेकिन इसका अमाउंट बाहर नहीं लिखना, इसका अमाउंट आपको यहीं के यहीं लिखना है, 6 लाख। ठीक, फिर उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे एक डेबिट में एसेट क्रिएट किया अपना, आपको इसकी ही वैल्यू यहां से माइनस करनी है। दो चीजें हैं, या तो आप इसे एसेट साइड भी दिखाओ और फिर इसे अदर करंट एसेट में दिखाओ आप इसे, पर इतना लंबा चौड़ा काम हम करेंगे क्यों? हम इस एसेट को यहीं से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने इसको यहीं पे खत्म नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी ना 11 लाख की दिखेगी। क्या एक्चुअल में आपने 11 लाख की लाइबिलिटी ली है? नहीं ना, लाइबिलिटी तो आपकी 5 लाख की है। हम इसे रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, बट हम इसका इफेक्ट खत्म करके दिखाएंगे। और इफेक्ट कैसे खत्म करेंगे? इस अकाउंट का यूज करके। इसका डेबिट बैलेंस है ना, और आपकी लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस शो करती है, तो डेबिट में से जब क्रेडिट माइनस करोगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? निल ना। तो आप यहीं पे लिख दोगे डिबेंचर सस्पेंस, कितना? ये भी तो 6 लाख ही है, तो बस इसका इफेक्ट आ गया निल। आपने रिकॉर्डिंग भी कर दी और उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया। हमने दिखा दिया कि हाँ है हमारे पास डिबेंचर्स, लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्लियर? बस ये आपका सेकंड मेथड है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, ये कुछ भी नहीं था इसके अंदर।